दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम 3 पक्ष से देखेंगे। एक तो इसके बैकग्राउंड में क्या रहा है, क्यों ये संगठन सामने आया, तो उसका जो इतिहास पूरा रहा है उसके संदर्भ में हम चाइना रशिया का जो रिलेशनशिप रहा है उसके विषय में देखेंगे। एससीओ की प्रासंगिकता देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत एससीओ को लेकर आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो अगर हमको एससीओ के मूल को समझना है ना दोस्तों, तो हमको ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और उसकी समाप्ति के बाद चाइना और रशिया के किस तरीके के रिलेशन थे, अगर हम उसको समझ जाएंगे ना, तो हम एससीओ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसको क्यों बनाया गया। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार की जब समाप्ति हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति पर जो विश्व की महासत्ता को चर्चिल, जो ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, इन्होंने रूजवेल्ट जो यूएसए के राष्ट्रपति थे उनको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि चर्चिल को पता था कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और उनका, क्योंकि उधर उनका सहयोगी जो फ्रांस था उस पहले ही सरेंडर कर चुका था उस समय, जो नाजी जर्मनी के लोग थे इनको हराना पाना बहुत मुश्किल था। और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है 3 लोग सबसे ज़्यादा उभरे ब्रिटेन की महाशक्ति को हराने के लिए। एक तो इटली का मुसोलिनी था, जर्मनी का हिटलर और जापान का एक शासक था हिरोहितो। ये तीनों मिलकर ब्रिटेन को हराना चाहते थे। उधर ब्रिटेन अकेले ही पूरे यूरोप को संभालने के लिए खड़ा था। और इधर जापान ने क्या किया, जब ब्रिटेन को हराना चाहता था, जापान ने बिना खामखा के पर्ल हार्बर पर हमला कर लिया और अमेरिका को भी इस युद्ध में खींच लिया। और उधर जो चाइना था, जो साम्यवादी देश था चाइना, वो मंचूरिया का युद्ध करके उधर जापान को हरा देता है। और ये देखिए, ये जो हिटलर थे, नाजी थे, ये रसिया को कभी नहीं जीत पाते, मतलब कि युद्ध नहीं जीत पाते। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि रसिया पे हमला करना ही सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से युद्ध हार गए, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि अगर वहाँ पे कोई भी हमला करता तो वो हार के ही आता। तो फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अमेरिका वहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति थी, तो नैसर्गिक रूप से सत्ता पूरी अमेरिका के हाथों में चली गई। जबकि स्टालिन को ये बात बहुत नागवाज गुजरी कि भाई कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस युद्ध को जीतने में। उधर चाइना ने जापान को हराया, रशिया ने मतलब कि जर्मनी को हराया और सत्ता चली गई अमेरिका के पास। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और ये कहते थे कि भाई कम्युनिस्ट का इतना बड़ा हाथ है तो सत्ता इनके हाथ में आनी चाहिए थी। और ये जो स्टालिन थे, ये साम्यवाद को पूरी यूरोप की तरफ बढ़ाना चाहते, जबकि अमेरिका ये चाहता था कि पूरी यूरोप जो है, पश्चिमी यूरोप में मतलब कि रशिया का प्रभुत्व बना, साम्यवादी देशों का बेलारूस, पोलैंड इधर तो बना हुआ था। लेकिन ये जो आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे रसिया वाले, कि मतलब कि जो सोवियत संघ था उस समय, वो आगे पूर्वी यूरोप की तरफ, मतलब कि पश्चिमी यूरोप की तरफ भी पूरा का पूरा ये साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था। लेकिन अमेरिका चाहता था कि वो पूंजीवादी देश बने रहे, जिससे उसका हित सस्ता रहे। इसी को लेके कि और साम्यवाद का प्रसार ना हो, इसी को लेके अमेरिका ने नाटो बना दिया। नाटो का बनाया जाना ही साम्यवाद को रोकने के लिए ही बनाया गया था। उधर रसिया 1950 के दशक थे, उसकी जीडीपी 8 से 9% ग्रो कर रही थी। उसी को देख के हमने प्लानिंग कमीशन अपने यहाँ बनाया और स्टालिन एकदम सही जा रहे थे। लेकिन हुआ दिक्कत क्या हुई कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और इधर स्टालिन की मृत्यु हो गई। और उधर चाइना के जो माओ से तुंग थे, जो चाइना के शासक थे, जो साम्यवादी लीडर थे बहुत बड़े, तो वो 1950 में रसिया से एक समझौता किया था उन्होंने, 30 ईयर फ्रेंडशिप उसको कहा जाता है। और वो रशिया को आदर्श मानते थे कि एक साम्यवादी देश ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी जीडीपी भी बढ़िया तगड़े से बढ़ गई। तो जब स्टालिन की मौत हो गई, इसके बाद एक नए शासक रशिया में बने जिनका नाम था खुश्चेव, तो वो चीन से दूरी बनाना चालू कर दिए। चीन से दूरी बनाना चालू किया। चीन को ये बात बहुत खराब लगी। और इवन जब चाइना ने नाभिकीय टेक्नोलॉजी उनसे मांगी, नाभिकीय हथियार की, तो उन्होंने चाइना को देने से ये मना कर दिया। चाइना इससे नाराज हुआ और चाइना ने 1970 के दशक में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनसे संबंध साधने की कोशिश की, क्योंकि रसिया मतलब कि चाइना से दूरी भी बना रहा, उसको नाभिकीय हथियार की टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहा, तो चाइना ने अमेरिका से संबंध बनाना चालू कर दिया। और फिर जो बॉर्डर इशू था रसिया का और चाइना का, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। उधर रसिया ने 1978 में अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी और यह कह के कि अब हम अरब सागर की तरफ बढ़ेंगे। ये बात तो चाइना को और ज़्यादा खराब लगी। और उसके बाद 10 साल के अंदर वो रसिया जो है चाइना अफगानिस्तान में युद्ध हार गया और अपनी सेना उसको लौटनी पड़ी उसकी सेना को। और इन्हीं सब की वजह से रसिया का 1990 के आसपास पूरा सोवियत संघ का जो मतलब कि विघटन हो गया और सोवियत संघ पूरा 15 राष्ट्रों में टूट गया, पूरा का पूरा सोवियत संघ। इसको कहा जाता है कि साम्यवाद की उस दिन मौत हुई और पूंजीवाद फिर से फूलने लगा। तो ये पूरा बैकग्राउंड था इसका। फिर हुआ क्या, 1991 में रसिया ने शपथ ली, रसिया के जो नए लीडर बने उन्होंने शपथ ली कि हम अपनी खोई हुई लोकप्रियता को हासिल करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने चाइना से फिर संपर्क साधने की कोशिश की कि भाई हमें जो साम्यवादी जो देश है उसी से संपर्क साधेंगे और उसी की वजह से हम आगे फिर अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल करेंगे। तो 1994 में चाइना और रसिया के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में एक एग्रीमेंट हुआ और फिर आगे चल के 1997 में संघाई 5
संघाई संघाई 5 नाम से एक संस्था बनी। इसका उद्देश्य था कि हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है अपने वो दूर करेंगे और जो उग्रवाद आतंकवाद है इस चीज़ को हम दूर करेंगे। फिर यही आज आगे चल के 2005 में ये संस्था बनी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रसिया मतलब कि चाहता था कि भाई जो हमारी लोकप्रियता पहले थी उसी को हम हासिल करेंगे, और चाइना को साथ लेना इसलिए बहुत जरूरी था। और रसिया आजकल जो यूक्रेन में मतलब कि कर रहा, वो भी कहीं ना कहीं साम्यवाद की या रसिया की जो पुरानी खोई हुई लोकप्रियता थी उसको हासिल करने के लिए कर रहा। और उधर चाइना एक आदमी साम्राज्यवादी देश तो है ही। और सबसे बड़ी बात इन दोनों के पास है क्या, रसिया और चाइना के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन एनर्जी इन दोनों देशों के पास है। सैन्य शक्ति है सबसे बड़ी बात। और ये जब ये SCO क्या कहते हैं संघाई 5 बना, तो ये किनको लेके बना, जो सेंट्रल एशिया के देश थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से इस तरह वाले जो देश थे सेंट्रल एशिया के, उनको लेके बना। और उन पे आज तक अमेरिका का कभी मतलब कि ये संघाई 5 के देश है या जो सेंट्रल एशिया के देश है उन पे अमेरिका का कभी प्रभुत्व नहीं रहा है। और उन देशों में पाया क्या जाता है दोस्तों, उन देशों में जो ये सेंट्रल एशिया के देश है, यूरेनियम, पैलेडियम, जर्मेनियम, जो नाभिक हथियार बनाने में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में, जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर बनाने में, इन सब में यूज होता है। तो इन देशों में ये पाया जाता है। तो अब देखो कि ये SCO जो किसी उद्देश्य से बनाया गया था कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट हल करेंगे, अपना आतंकवाद दूर करेंगे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं SCO नाटो का विकल्प बन के उभरा है। महाशक्तियों को, जो महाशक्ति थी उनको चुनौती दे रहा है। मतलब कि जो अमेरिका के संगठन, अमेरिका है, अमेरिका के जो सहयोगी संगठन है जैसे नाटो वगैरह, जो या उसके साथ के जो देश हैं उनको चुनौती देने के लिए ये SCO बना है। केवल विचार करने की कोई संस्था नहीं है अकेले, ये SCO को टक्कर देने की, वो नाटो को टक्कर देने के लिए संस्था बनाई गई है। अब भारत को देखिए, भारत के क्या स्थान है। भारत तो अभी 2017 में इसमें शामिल हुआ है, लेकिन भारत को क्या करना है कि इसमें शामिल भी होना है। और मतलब कि इसी वजह से अमेरिका से अपनी दूरी बना नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हमको सेंट्रल एशिया में पहुंचना है तो SCO में शामिल होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारी जो तापी गैस पाइपलाइन थी, जो पाइपलाइन है, उस पर अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो हमको इस संगठन में, सेंट्रल एरिया में पहुंचने के लिए इस संगठन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इस, और हाइड्रोकार्बन एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो ईंधन लगता है उसके लिए, जर्मेनियम के लिए, इन सब चीज़ों, गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए हमको इसका मेंबर इसी की वजह से हमने ये इसकी मेंबरशिप हासिल की, और यही हमारे लिए इसकी प्रासंगिकता है। लेकिन जो अगर हम हिंद महासागर में और पूरा का पूरा जो पैसिफिक महासागर है इस साइड पे, अगर उस पर भी सुरक्षा के लिए हमको USA के भी साथ चाहिए, तो हमको दोनों में बैलेंस बना के चलना है। तो ये पूरा SCO का बैकग्राउंड था दोस्तों। तो इसमें देखिए कुछ नोट्स है, वो आप पढ़ लीजिए। यही जो मैंने समझाया वही चीज़ें हैं इसमें। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति उपरांत एक नई वैश्विक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें अमेरिका केंद्रित पूंजीवादी विचारधारा, खुली बाजार अर्थव्यवस्था, बहुस्तरीय द्विपक्षीय संबंध, वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर का प्रभुत्व, IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पकड़ स्थापित की गई। वही जो बता रहा था मैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, पूंजीवादी शक्तियों को बढ़ाया, खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, क्योंकि साम्यवाद जो है या जो समाजवादी देश है वो खुली अर्थव्यवस्था की जगह बंद अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा यकीन करते हैं। पूंजीवादी की जगह वो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा को मतलब बढ़ावा देते हैं। डॉलर का प्रभुत्व मतलब अमेरिका का प्रभुत्व जो बढ़ा था उसको वो खत्म करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, वो मैं बता रहा कि ये चीज़ें हुई उस दौरान। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ने पकड़ बनाई। परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ कि जो साम्यवादी राष्ट्र थे, जैसे साम्यवादी राष्ट्र मुख्यतः चीन और रूस, को अमेरिका के आधिपत्य को देखना पड़ा, और इसके सामरिक, इनसे जो अमेरिका की और रशिया और चाइना की सामरिक प्रतियोगिता चालू हो गई। इसी को लेके इन्होंने SCO को बनाया, जो SCO को बनाया, जो शुरुआत में मतलब कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बना था, लेकिन आज वो SCO बनाम नाटो की लड़ाई में तब्दील होते हुए हमको दिख रहा है। तो ये हमने इसका पूरा बैकग्राउंड देख लिया। अभी SCO की थोड़ी सी जो इसका वो है मतलब कि संगठन वगैरह वो देख लेते हैं, और थोड़ी सी इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं, और पूरा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, अभी जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया रसिया और चाइना के रिलेशनशिप का, वही चीज़ें पहले देख लीजिए। तो इसका बैकग्राउंड क्या हमने देखा, और हम क्या देख रहे हैं कि जो SCO है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसका संगठन जो है वो कैसे काम करता है, उसके उद्देश्य कैसे हैं, उसमें कौन कौन सा देश शामिल है, ये चीज़ें भी जो PT के हिसाब से, जो प्रीलिम का एग्जाम होता है उसके हिसाब से सही है। तो देखिए, 1994 में रसिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, और फिर सिनो चाइना ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ। इसमें रसिया ने कहा, रसिया को ज़्यादा जरूरत है चाइना की, कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कि रसिया ने कहा कि हम दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रसिया ने क्या कहा, क्योंकि रसिया को ज़्यादा जरूरत थी, रसिया ने कहा कि हम वन चाइना प्रिंसिपल का सम्मान करेंगे। वन चाइना प्रिंसिपल क्या है कि चाइना क्या मानता है कि ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, वियतनाम और इवन हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी ये कहता है कि ये सब वन चाइना के अंतर्गत हैं। जो 9 डैश लाइन है
उसके अंतर्गत जितने भी आइलैंड आते हैं वो सब चाइना के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसने ये कहा कि इवे रसिया ने कि हम वन चाइना प्रिंसिपल का सम्मान करेंगे। चाइना जो भी वन चाइना प्रिंसिपल के लिए मानता है वो चीज़ को हम पूरी तरीके से सम्मान करें। तो रसिया ने यहाँ तक कह दिया। और फिर रसिया ने और क्या 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 कहा कि हम बैठ के चाइना और हम दोनों मिलके हम अपने सीमा विवादों को हल करेंगे। इसी को देखते हुए आगे बढ़ के इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको संघाई 5 कहते हैं। और संघाई 5 में कौन कौन से देश थे? रशिया था, चाइना था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 देश थे। इन्होंने बीच के जो कंट्री सेंट्रल एशिया के 3 देश है इनको भी साथ में लिया और फिर ये संघाई 5 बना। उधर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब हमला हुआ 2001 में और उसके 3-4 दिन के बाद ही ये एससीओ में तब्दील हो गया। मतलब कि संघाई जो 5 है ये इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन में बदल गया। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एससीओ है दोस्तों ये एक तरीके का स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में। एससीओ चार्टर वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2000 से लागू, मतलब 2002 में ये हस्ताक्षर हुआ इसमें और 2003 से ये लागू हो गया। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? क्षेत्र में शांति सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना। ये तो बोला गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन जो रियल में उद्देश्य है वो कुछ दूसरे उद्देश्य है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नाटो के प्रतिकार के रूप में इसको देखा जा रहा है, ये इसकी रियल चीज़ें हैं। आधिकारिक भाषा क्या है इसकी? रूसी और चीनी। सचिवालय कहाँ है इसका? बीजिंग में। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, इसमें ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की भी कार्यकारी समिति की मतलब का गठन किया गया। अध्यक्षता हर एक वर्ष में इसकी अध्यक्षता बदल के देश करते हैं रोटेशन के हिसाब से। वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को जुड़ा। पहले 5 देश थे, रसिया, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 देश थे। उसके बाद वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े। 2023 में ईरान भी इसका स्थायी सदस्य बन चुका है। इसमें पर्यवेक्षक राज्य कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक राज्य हैं। और संवाद भागीदार जो डायलॉग पार्टनर हैं उसमें अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। मैंने ये सब इसलिए लिख दिया है दोस्तों कि आपको एससीओ के बारे में एक ही जगह पे 15-20 मिनट में मुश्किल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एससीओ के लिए 50 जगह आपको भागने की जरूरत ना पड़े। आप देखिए एससीओ के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है। इन्होंने क्या कहा कि हम जितने भी कंट्री हैं एससीओ के वो अपने एक दूसरे के से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको दूर करेंगे, आतंकवाद, पृथकतावाद एवं उग्रवाद को समाप्त करेंगे। ये तो इनका मतलब लिखित जो था मतलब उद्देश्य था, लेकिन जो नहीं लिखित था वो उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इस समय क्या है कि जो इसका एससीओ का अध्यक्ष है वो भारत है। तो इसी पे नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो भी घोषित हुआ है इस पे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा गया था। इस पर देखिए एससीओ का जो आज मतलब कि रियल में जो उद्देश्य है, पहले ही क्या आतंकवाद के मुद्दे पर, उग्रवाद के मुद्दे पर, बॉर्डर डिस्प्यूट के मुद्दे पर बात करते थे, लेकिन आज ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करने लगे हैं, एनर्जी डिप्लोमेसी की बात करने लगे हैं। सेंट्रल एशिया जो है हाइड्रोकार्बन का गढ़ है और सारा चीज़ उसी पर केंद्रित होकर बातें करने लगे हैं। तो पहले ये उद्देश्य नहीं थे, आजकल ये नए उद्देश्य जुड़ने लगे हैं। एससीओ जो है वो नाटो का विकल्प के बनने के साथ साथ वो आज अमेरिका का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जहाँ जहाँ प्रभुत्व है, जिस चीज़ में प्रभुत्व है उसमें हम आगे आएंगे, हम देशों को जोड़ेंगे और अमेरिका को हर जगह से बाहर करेंगे। तो मेन मुद्दा एससीओ का यही है उद्देश्य। अब देखो इसकी प्रासंगिकता में थोड़ी चीज़ और देख लेते हैं। एससीओ में दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 42% लोग जो हैं इन्हीं देशों के लोग हैं जो एससीओ के सदस्य हैं। 20% इसके पास ऑयल रिजर्व है। दुनिया के सारे धर्म को मानने वाले संगठन हैं इसमें। एससीओ में मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सब तरीके के जो मतलब कि लोग हैं, जितने भी धर्म हैं सबको मानने वाले लोग हैं। तो इसकी यही सब इसकी प्रासंगिकता है। तो इनमें जो कोऑपरेशन होता है और बेहतर होता है। चाइना ताओइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाला देश है। रशिया जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का देश है। हिंदुइज्म इस्लाम को मानने वाले जैसे भारत है और इस्लाम को पाकिस्तान, ईरान ये देश मानते हैं। तो सब तरीके की चीज़ें हैं। 42% इसकी पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इसमें। 20% दुनिया के ऑयल रिजर्व हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हाइड्रोकार्बन ऊर्जा है जो पूरे सेंट्रल एशिया में पाई जाती है उससे ये पूरी तरीके से एससीओ परिपूर्ण है। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब होता है? जैसे नेचुरल गैस के भंडार हैं। गैस पाइप डिप्लोमेसी इससे ज़्यादा मजबूत होगी, एनर्जी की डिप्लोमेसी इससे ज़्यादा मजबूत होगी। और भारत के हित में भी है कि हमको हाइड्रोकार्बन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एससीओ की क्या प्रासंगिकता है? ये नाटो का विकल्प बनने की भी कोशिश कर रहा है। इन सब प्रासंगिकता के बावजूद एससीओ की कुछ खामियां भी हैं। एक तो एससीओ के जो भी सदस्य देश हैं सब ऑटोक्रेट टाइप के देश हैं। जैसे चाहे रशिया को पुतिन को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, पाकिस्तान में भी वही हालात हैं। तो
जो मतलब इसकी आलोचना करते हैं वो लोग इसको तानाशाहियों का ग्रुप कहते हैं। जी जितने भी इसमें लोग हैं सब तानाशाह लोग हैं। अगले साल बेलारूस की भी एंट्री हो जाएगी तो वो तो और बड़ा तानाशाह है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहते हैं लोग कि ये तो तानाशाह का संगठन है। और क्या है, इसको लोग पूरा का पूरा पश्चिम का एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो पश्चिम के लोग हैं इसको एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मतलब कि इसकी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से मतलब कि अमेरिका और यूरोप के विरोधी है। चाइना उधर नव साम्राज्यवादी देश है और रशिया साम्यवाद का प्रसार कर रहा, वो सब कर रहा है, लोकतंत्र को दबा रहा। जबकि जो अमेरिका और यूरोपीय देश है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। और ये चाइना और रशिया क्या करते हैं? साम्यवाद को बढ़ावा और जो तानाशाही को बढ़ावा, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देंगे, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा। तो इस वजह से ये लोग इसको या एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। सारे एससीओ के जो ग्रुप हैं, जितने भी देश हैं, सबके बीच में तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो कहाँ से एससीओ इतना ज़्यादा प्रासंगिक है? तो ये इसकी कमियां हैं। दुनिया के जितने दुर्दांत आतंकवादी संगठन हैं वो इसके मेंबर हैं। मतलब कि सारे देश जो इसके मेंबर हैं उनमें दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन इन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे ईरान में हिजबुल्लाह, लश्कर तोयबा, पाकिस्तान में ये सारे संगठन, और उधर फिर अगर बेलारूस बनता है वो भी एक एग्रेसिव कंट्री है। तो ये सब इसकी कमियां हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि वास्तव में एससीओ जो है नाटो के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी ब्लॉक है। एससीओ जो ग्रुप है ये ऑटोक्रेट का ग्रुप है। और भारत का हित अब देख लेते किस में है। तो भारत को एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए एससीओ में इसको बने रहना पड़ेगा, एनर्जी अपनी डिप्लोमेसी के लिए। एक तो ये है। दूसरी बात है जो मतलब कि सेंट्रल एशिया में बहुत सारी जो मतलब की कंट्री है उनमें जो न्यूक्लियर के जो ईंधन पाए जाते हैं, पैलेडियम, यूरेनियम, जर्मेनियम, ये सब पाए जाते हैं, उसकी भारत को ज़रूरत है। भारत को अपनी तापी पाइपलाइन उसके लिए ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत को इसमें बने रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, पैसिफिक और जो अरब सागर है उस पर बैलेंस बनाने के लिए भारत को अमेरिका के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एससीओ से रिलेटेड, जो एससीओ की प्रासंगिकता है उससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो था। तो ये लास्ट में एक प्रश्न है, ये आप देख लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एससीओ की प्रासंगिकता एवं कमजोरियों को प्रदर्शित करें। तो ये आप क्वेश्चन लिखिए। बाकी हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। अब इसको देखेंगे तो फिर एससीओ के विषय में कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।